नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ज्योति पर्व है, ज्योति जलाएं, मन के दम को दूर भगाएं, दीप जलाएं सबके घर पर, जो नम आंखें उनके घर पर। हर मन में जब दीप जलेगा तभी तो दिवाली पर्व मनेगा। किसान भाइयों, आज दीपावली है। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस अवसर पर हम सभी मां लक्ष्मी से कामना करते हैं कि किसानों की आय दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जाए। और इसी कामना के साथ आप सभी को अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब देखते हैं क्या है खास आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। फूलों से हर्बल गुलाल की बनाकर कमाई अच्छा मुनाफा। नए फल उद्यानों की देखरेख करना है जरूरी। किसान भाइयों, यूं तो हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह के फूलों की खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं, मगर आज हम बात करेंगे कई तरह के फूलों से तैयार किए जाने वाले हर्बल गुलाल की और जानेंगे कि किस तरह से किसान भाई या घरेलू महिलाएं घर पर ही फूलों से हर्बल गुलाल बनाकर अच्छी आय कमा सकते हैं, जिसके बारे में बता रही हैं डॉक्टर भारती कश्यप। आप सभी जानते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वो चाहे खाने का रंग हो, कपड़े का रंग हो या फिर होली पर लगाने वाला रंग। आप देखते हैं कि भारतवर्ष में हमारे जितने भी त्यौहार है, चाहे गणेश चतुर्थी है या कोई अन्य दिवाली, दशहरा या फिर होली का जो त्यौहार है, इस पे रंगों का बहुतायत में ही प्रयोग होता है। इन रंगों में आपने देखा है कि बहुत सारे केमिकल रंगों का ही प्रयोग हो रहा है, जो कि ना केवल कार्सिनोजेनिक है बल्कि उसमें लेड, अबरक, शीशा वगैरह कई ऐसी धातुएं मिली होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए तो हानिकारक ही है, हमारी स्किन पर भी बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं और हमें दाद, खाज, खुजली जैसी भी समस्याएं हो जाती है। गुलाल को गालों पर लगाओ तो चेहरे पर मुस्कान लाता है, इसे खुशी से हवा में उड़ाओ तो जिंदगी को खुशहाल बना देता है। लेकिन ये मुहावरा तभी सही साबित होगा जब आप हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि हर्बल गुलाल रसायन मुक्त, स्वाभाविक रूप से सुगंधित और त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता, जिसके प्रयोग से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से हर्बल गुलाल को तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हर्बल गुलाल, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये गुलाल है हम जो फूलों से निकालेंगे, फूलों के अर्क से। तो इसके लिए हम किसी भी तरह के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे ताज़े फूल हों या किसान के खेतों में जो अधिक फसल जब हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी बहुत सारे फार्मर्स के फूल नहीं बिके, तो उस वक्त भी किसानों की एक मेन समस्या थी कि हम इन फूलों का क्या करें। तो इस विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने ये तकनीक का विकसित किया है कि जो भी एक्स्ट्रा फूल है, जब मार्केट में फूलों की डिमांड नहीं है या फिर ऐसे फूल जो मंदिरों में चढ़ावे में चढ़ गए हैं या शादी विवाह वगैरह जो फंक्शंस है वहाँ पर प्रयोग किए जा चुके हैं, इन सभी तरह के फूलों का इस्तेमाल हर्बल गुलाल को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम ताज़े फूलों से हर्बल गुलाल बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फूलों को निकालना है और उसकी पंखुड़ियों को हम मेन फूल से अलग कर देते हैं। फिर पंखुड़ियों को हम इसमें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक, वो सिंपल पानी में उबालने की है, जिसको कोई भी एक महिला या किसान अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। पंखुड़ियों से रंग निकालने के लिए उन पंखुड़ियों को उबाला जाता है पानी में। जैसे कि मान लो हमारे पास 1 किलोग्राम पंखुड़ियाँ हैं तो उसे हम 1.5 लीटर पानी में डाल के उबाल लेंगे। हमने लगभग आधे घंटे तक पंखुड़ियों को उबालना है जब तक कि उसका रंग ना निकल जाए। उसके बाद उसे हाथ से दबा के और छाननी से निकाल के हम रंग को अलग कर लेते हैं।
ये तो हमारा रंग तैयार हो जाता है। इसे इस तरह के निकाले गए रंग को हम फ्रिज में भी 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात आ जाती है कैरियर की, कि इसको में डालने के लिए हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम एरो रूट पाउडर बोलते हैं, आमतौर पे इसे अरारोट पाउडर भी बोलते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और इसमें मिक्स करने के लिए हम जो अर्क हमने फूलों का निकाला था उसे अरारोट पाउडर में मिला दिया जाता है। जो रंग बना रहे हैं आप, उसको सुखाना भी पड़ेगा छाया में, तो 6, 7, 8 या 10 दिन का इसमें टाइम लग जाता है। किसान भाइयों, हर्बल गुलाल को बनाने के बाद उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी पैकिंग का अहम योगदान रहता है। तो आप इसकी पैकिंग किस तरह से करें, ये भी जानते हैं। जो भी हमने अध्ययन किया, इसमें हमने गुलाल को 3 अलग अलग तरह से पैक किया। उसे खुले में रखा, प्लास्टिक के पैक में सील्ड उसमें पैक किया, और कागज़ में। तो ये पाया गया कि ये ज़्यादातर जो गुलाल है कागज़ की पैकिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं, जबकि जो प्लास्टिक में है या खुले रहते हैं उसमें थोड़ा इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है। 3 या 6 महीने में इसमें रंग परिवर्तन देखा गया है, जबकि कागज़ का जो लिफाफा है वो बहुत अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है गुलाल के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में जो स्टडीज़ की गई थी उसमें पाया गया कि जो ये रंग है ये लगभग 3 महीने से 6 महीने तक सुरक्षित रहते हैं, और इसी होली में हमने इनका उपयोग भी किया तो ये पाया कि ये त्वचा के लिए बिल्कुल ही सेफ़ है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, और इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कोई भी महिला अगर देखा जाए तो इस तरह की कॉटेज इंडस्ट्री या घर पर ही इस तरह का गुलाल बनाकर बेच सकती है। ये गुलाल बाज़ार में 300-350 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल जाता है, जबकि इसमें लागत बहुत कम आती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारे जिन किसान भाइयों ने नए फल उद्यान लगाए हैं और उनसे आगे चलकर अधिक फल उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी से इनकी देखरेख करना जरूरी है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो पौधे सूख सकते हैं और आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए इन बागों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं फल उत्पादक प्रगतिशील किसान सत्यजीत सिंह। जहाँ पे आप ये प्लांटेशन देख रहे हैं, पूरा काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी दिनों तक बारिश हुई है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये 2 साल से 2.5 साल उम्र के पेड़ हैं हमारे यहाँ, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न किस्मों के पेड़ हैं। इसमें संतरा भी है, चीकू है, नींबू है, कीनू है, साथ में शहतूत है, अमरूद है, आम है, अनार है, और लगभग यहाँ पे 15 से 20 प्रकार के फलों के पेड़ हैं, करौंदा भी है। तो ऐसे समय में फलदार वृक्षों की सुरक्षा और उनका रखरखाव एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि जो थाले होते हैं उनमें पानी भर जाता है और वो पानी फिर आगे पेड़ों की जड़ों को सड़ा देता है। तो इसीलिए बारिश के मौसम में हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जल निकासी की एक पर्याप्त व्यवस्था हो और थालों में से हम पानी की निकासी देखते रहें और पानी की निकासी करते रहें। नए लगाए गए पौधों में पानी की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसान करते हैं, अतः जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। पानी की जरूरत भूमि के प्रकार और मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। पहली सिंचाई यदि वर्षा न हो तो पौधे लगाने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। और साथ साथ में क्योंकि बाढ़ बहुत तेज़ी से होती है और उसका तना पतला होता है, तो हमको उसको सहारा भी देना पड़ता है हमारे पेड़ों के लिए। पौधों को सहारा देना, नए लगाए गए पौधों को बांस या लकड़ी लगाकर सहारा देना चाहिए, जिससे वह तेज हवा से टूटे नहीं। कलमी पौधों में इस तरह की सुरक्षा की अधिक जरूरत होती है। इसके रखरखाव के लिए एक तो जब चारों तरफ हमारे घास उगाती है थालों के, तो जो हम पोषक तत्व हमारे पेड़ों के लिए डालते हैं
वो पोषक तत्व घास फूस ले जाते हैं। थाले को साफ करके जो हमारा अधिकतम पोषक तत्व जो हम गोबर का खाद डालते हैं या जो हम फंजीसाइड डालते हैं, क्योंकि ऐसे समय फंगस बहुत लगता है बारिश के समय में, तो उसका असर हो और हमारा पेड़ तंदुरुस्त हो, अधिक से अधिक फल दे और अधिक से अधिक उत्पादन करे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस समय रखरखाव करें, उसकी कटिंग करें हम प्रॉपर, उसकी जिसको हम प्रोनिंग बोलते हैं, प्रोनिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। जो अनावश्यक शाखाएं बढ़ गई हैं, जिन शाखाओं का कोई महत्व नहीं है, उन शाखाओं को काट दें, एक मुख्य शाखा बनाकर चलें। तो हम स्केटियर के माध्यम से जो कटाई करते हैं उसको तिरछा काटना चाहिए, हमको सीधा नहीं काटना चाहिए। अगर हम सीधा काट देंगे तो उसकी ओर पानी का ठहराव हो जाएगा, तिरछा काटेंगे तो पानी उस पर रुक नहीं पाएगा। हमको इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे भी कर देना चाहिए, जिससे कि जहाँ से हमने कटाई करी है वहाँ से कोई रोग उस पौधे में प्रवेश नहीं कर पाए। तब कहीं जाके आने वाले समय में हमारा जो पौधा है वो एक अच्छे, सुंदर और मजबूत वृक्ष का रूप लेता है, जिसमें फलों की मात्रा भी अच्छी होती है। बारिश के दिनों में जो मुख्य समस्याएं आती हैं उनमें हमारे लिए छोटे जो कीड़े हैं वो पेड़ों को काफ़ी नुकसान करते हैं। बात करते हैं फल बागों में कीटों की, तो हापर कीट का प्रकोप इस समय होता है। यह कीट मुलायम पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेड 30 इसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नीम तेल का स्प्रे करते हैं और नीम ऑयल जो है उसको भी हम कोशिश करते हैं हम अपने घर पे ही बनाते हैं अपने संसाधनों से, और उसमें कभी कभी धतूरा और बेशरम की पत्तियों को भी मिला के उबालते हैं और इसके बाद हम इसमें लगभग 5 से 7 लीटर नीम तेल में हमारा पूरा ये 4-5 एकड़ का जो खेत है ये पूरा हो जाता है। और इसके साथ जो रोग हैं, कुछ वायरल रोग भी आते हैं पौधों में ऐसे समय में, तो हम मैंकोजेब वगैरह इसमें डालते हैं, कार्बनडाजीन भी डाल देते हैं। सफेद चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह रोग प्रायः देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों पर 5% गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथेन घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और कोशिश करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके लिए हम जो थाले हैं उसके चारों तरफ पाउडर डालते हैं, जिससे कि किसी तरीके के और दूसरी चींटी या और रोग उनके पास तक नहीं आ पाएँ। तो आप लोग अधिक से अधिक फल उत्पादन करें और समाज में एक ऐसा समन्वय बिठाएं कि हमारा समाज स्वस्थ रहे और आगे चल के मजबूत रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फलों का उत्पादन हो, अच्छे अच्छे फल हमारे समाज में आएँ और आपके फल उद्यानों के माध्यम से आपकी आर्थिक उन्नति भी हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लहसुन एक कंद वाली मसाला फसल है जिसका उपयोग अचार, चटनी, मसाले और सब्जी में किया जाता है। लहसुन की मांग साल भर रहती है और किसानों को इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। तो जो किसान लहसुन की खेती करने जा रहे हैं वो उसकी उन्नत किस्मों का चयन करके लहसुन की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव। जो परंपरागत खेती है उसकी जगह अगर लहसुन की खेती करेंगे निश्चित रूप से आजीविका में बढ़ोतरी होगी। लहसुन लगाने के लिए किसानों को कुछ वैज्ञानिक सोच का ध्यान रखना होगा, जिससे उसके
उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होए। लहसुन की खेती करेंगे तो उससे सबसे पहले खेत की तैयारी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लहसुन है एक ऐसी फसल है जिसको ज़मीन में जीवांश की मात्रा ज़्यादा होती है तो उत्पादन पे अच्छा प्रभाव डालती है। लहसुन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में इसके कंदों का विकास नहीं हो पाता है। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। 2-3 जुताइयां करके खेत को अच्छे प्रकार समतल कर लेना चाहिए और आखिरी जुताई से पूर्व 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर मिट्टी में मिला दें। इसकी जो सिफारिश खाद और उर्वरक है वो 100 किलो नाइट्रोजन है, 50 किलो फास्फोरस है और 100 किलो पोटाश है। इसके साथ साथ इसका 50 किलो सल्फर की भी आवश्यकता पड़ती है। जितना सिफारिश है फास्फोरस, पोटाश और सल्फर और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही खेत में उड़ाई कर दें। दूसरी बात इसमें यह होता है कि इसके जो उन्नत किस्में हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उत्पादन में, तो किसान उन्नत किस्मों का ही चयन करें। इसमें मुख्य रूप से यमुना सफ़ेद 1 नंबर वैरायटी है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4 है, यमुना सफ़ेद 5 है और इसके साथ साथ एक पिंक पर्पल कलर का भी लहसुन होता है जो एग्रीफाउंड पर्पल है या एग्रीफाउंड पार्वती है, भीमा पर्पल है। इस तरह के किस्मों का भी अपने चुनाव कर सकते हैं, बहुत अच्छी है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। जो किसान हिली एरिया में लगाना चाहता है, ऊंचाई पे लगाना चाहता है, वो एग्रीफाउंड पार्वती का चयन कर सकता है। इन जो ये किस्म है इनकी जो उत्पादन है या उत्पादकता है वो बहुत बढ़िया है। इनकी जो उत्पादकता है इनकी 12 से 15 टन प्रति हेक्टर है, तो ये किस्में लेंगे तो निश्चित रूप से किसान को ज़्यादा फायदा होगा। खेत में लगाने से पहले इसकी जो बीज दर है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए किसान को। 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर जो क्लेव है उनका आवश्यकता पड़ती है, उनको अब किसान लगा सकता है। और ये स्पेसिंग है 15 बाई 10 सेंटीमीटर पे या 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर इनको क्लेव को लगा लें और उनको खेत में लगा के सिंचाई कर दें। लहसुन की बुआई कूड़ों में मजदूरों से डिबलिंग या फिर लहसुन बुआई मशीन से की जा सकती है। कलियों को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपाई या फिर बुआई की जा सकती है। बोते समय कलियों के पतले हिस्से को ऊपर रखते हैं। बोते समय कलियों से कलियों की दूरी 8 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बड़े क्षेत्र में फसल की बोनी के लिए गार्लिक प्लांटर का भी उपयोग किया जा सकता है। गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई करने से मेड़ बनने के साथ साथ मल्चिंग भी आसानी से बिछाई जा सकती है और गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई कम समय में आसानी से हो जाती है। लहसुन की बुवाई के तत्काल बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके बाद 7 से 8 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करना चाहिए और फसल परिपक्वता के समय 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की दे दें। खेत में पानी भरने नहीं देना चाहिए। अधिक अंतराल पर सिंचाई करने से फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बाद में जब ये फूटने लग जाए, कलव से पत्तियां निकलने लग जाए, तब इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका छिड़काव करें। पहले ये जो नाइट्रोजन है आधी मात्रा अपने खेत की तैयारी के समय डाल दें और जो रिमेनिंग है नाइट्रोजन वो बुआई से 30 दिन और दूसरा जो छिड़काव है वो 45 दिन के ऊपर उसका भुरकाव कर देंगे, तो अपनी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है लहसुन की वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बन पाएगी। खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान को। क्लेव लगाने से पहले भी इसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं। पेंडामेथिलिन का दवा का छिड़काव कर सकते हैं, बासालिन का कर सकते हैं। खड़ी फसल में ऑक्सीफ्लोरोफेन 200 ग्राम AI पर हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करेंगे। ये खरपतवार इसका नियंत्रण हो सकता है। जब ये इस बुआई से 45 से 60 दिन की हो जाए तब उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स है उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर में NPK 19-19 है, माइक्रोन्यूट्रेंट है वो 40 ml प्रति टंकी जो 15 लीटर की है उसमें डाल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छा उत्पादन ले सकता है। इसमें सकिंग इंसेक्ट्स का कभी कभी प्रभाव आता है फरवरी मार्च में,
कभी कभी इसमें बीमारी फंगस भी लग जाता है, तो वहाँ किसान देख के उचित मात्रा में जो दवाई है उसका छिड़काव कर सकता है, जिससे कि उसका कोई फंगस नहीं लगे, कोई कीट नहीं लगे। अब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो हार्वेस्टिंग के समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले उसमें सिंचाई की जो आवश्यकता है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो इसका जो स्टोरेज है वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्योरिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योरिंग का मतलब होता है लहसुन को जैसे अपन उखाड़ते हैं तो इसके बल्ब बना के इसका जो गठिया बनाते हैं और उसको छाया में ही रख देते हैं। मिट्टी जब इसकी हट जाती है तब इसको छायादार में हवा में इसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से लहसुन की अपने ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धौला, जिला मंडला के कृषक सुमेर सिंह ने। ये बरसीम की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बरसीम के बारे में। आप सभी को मालूम है कि बरसीम जो है पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का एक हरा चारा है, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा पॉपुलर जो किस्में हैं उनमें एक है BL1, दूसरी है BL10, ये लंबे समय वाली किस्म है। तीसरी जो किस्म है वह है BL42, एक और है जो है BL43 के नाम से जानी जाती है। पैदावार 390 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास प्राप्त होती है। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें। हम इस फसल को उगाएंगे, वह ज़मीन जो है दरमियानी से भारी ज़मीन में उगाने वाली फसल है ये, परंतु हम चाहें तो हल्की दोमट ज़मीन वाली हैं उसमें भी हम इनको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार पानी देना पड़ता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का pH मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय DAP की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। खास ध्यान हमारे पशुपालक इस बात का रखें कि जो बीज प्राप्त करें वह बिल्कुल भरोसेमंद बीज विक्रेता से प्राप्त करें, या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो वीड कलेक्शन सेंटर हैं वहाँ से प्राप्त करें। जहाँ तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। बिजाई से पहले राइजोबियम के एक पैकेट में 10% के आसपास गुड़ मिलाकर घोल तैयार कर लें और फिर इस घोल को बीज के ऊपर डाल देना चाहिए छिड़क के, और जब अच्छी तरह से मिला लें तो इसको बीज को धूप में सुखा लें। उसके उपरांत ही हम बुआई के लिए लें। फसल की जो बुआई होती है वो बिजाई जो कहलाती है वह छिटाई की पद्धति से किया जाता है, और इसमें गहराई जो बीज की गहराई होगी वह मौसम के हालातों पे निर्भर करती है। और इसकी बिजाई हम कोशिश करें कि शाम के वक्त अगर करें तो इसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं।
बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें, जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से हमारी न्यूज 18 अन्नदाता टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।